अस्सलाम वालेकुम। अपनी सब अटेंडेंस मार्क कर लें सारे पहले। वालेकुम अस्सलाम। ओके सर। अच्छा, आप लोगों ने सबने लैब 1 जो है वो अपलोड कर दिया एलएमएस पे? जी जी सर। और इसमें कोई इशू या कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं, मैं कुछ नहीं समझ में आया या सब कुछ समझ में आया? सर, सब कुछ समझ में आ। चलो अच्छा। अच्छा, आज की जो लैब है हमारी वो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के ऊपर। आई होप कि सबको याद होगा कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हमने अपने इंटर में फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में यूज़ किया था। तो कुछ उसी का ओवरव्यू है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है इसमें, वगैरह वगैरह। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, क्यों यूज़ होता है? डिफाइन कर सकता है कोई? एक्सक्यूज मी सर। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों में से कोई मुझे ये डिफाइन कर सकता है कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है या क्यों यूज़ होता है? क्या फ़ायदा है मुझे इसे यूज़ करने का? सर मेजरमेंट के लिए यूज होता है, जो छोटी वैल्यू होती हैं उनके लिए। कितनी छोटी सर वैल्यूज़? 1/10 ऑफ मिलीमीटर, सर 1/10 ऑफ मिलीमीटर तक। अच्छा, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या करता है? आप लोगों ने कहा वन स्क्रू टेन, गेज सर डायमीटर फाइंड करने के लिए होता है, स्मॉलेस्ट चीज का। तो वो डायमीटर में वर्नियर कैलिपर से मालूम नहीं कर सकता था? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं स्क्रू आप लोग गेज। कि देखो, एक चीज़ बताओ कि वर्नियर कैलिपर आपने कहा कि 1/10 तक की जो मेजरमेंट होती है वो मैं वर्नियर कैलिपर से ले सकता हूँ। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है इससे कितनी माइक्रो या कितनी मिनिमम वैल्यूज मैं ले सकता हूँ? सर 100 ऑफ मिलीमीटर। अच्छा, अगर ये 1/100 मिलीमीटर की मैं अगर मुझे स्क्रू गेज से मिल रही है तो फिर वर्नियर कैलिपर यूज करने का क्या फायदा? एक्यूरेसी के लिए था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, देखो एक्यूरेसी मुझे स्क्रू गेज में मिल रही थी, मुझे 1/100 वैल्यूज भी यहाँ से मिल रही हैं, मुझे प्रिसाइज वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू भी माइक्रोमीटर से मिल रही है, तो फिर मैं वर्नियर कैलिपर क्यों यूज कर रहा हूँ? कोई खास वजह?
किसी को पता हो सर पूछो। सिलेंडर के इनर और आउटर डायमीटर के लिए यूज होता है ना वर्नियर कैलिपर। देखो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों अलग अलग क्यों हैं? इसकी सबसे पहली वजह यह है कि वर्नियर कैलिपर में हम 3 चीज़ें मालूम कर सकते हैं। एक है आपका इनर डाया, एक है आउटर डाया और एक डेप्थ। ये 3 चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो खैर मैं बताऊँगा कैसे होती है। स्क्रू गेज जो है वो आपका किसी भी कर्व सरफेस का डायमीटर मालूम करने के लिए यूज़ हो सकता है, मगर वो भी सिर्फ़ आउटर। उसमें इनर वगैरह कोई कहानी नहीं होती इनर की। मगर माइक्रोमीटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी छोटी या माइक्रोमीटर नाम ही देखो माइक्रो है। माइक्रो का मतलब छोटा 10 की पावर -6 मतलब इतना छोटा कि मैं डेसिमल के बाद 5 ज़ीरोज़ या 5 वैल्यूज़ यूज़ कर सकता हूँ। माइक्रो का मतलब ये है। अब ख़ैर इसमें अगर हम आएँ, अगर इसकी कैलकुलेशन पे आएँ तो ये डेसिमल के बाद 6 वैल्यूज़ तक तो नहीं जाता, मगर ये किसी भी स्फेरिकल सरफेस का मिनिमम से मिनिमम प्रिसाइज़ वैल्यू मुझे निकाल के दे सकता है, जो मुझे वर्नियर कैलिपर नहीं दे सकता। वर्नियर कैलिपर की अपनी ख़ासियत है, मैंने बता दी कि वो 3 चीज़ें मैं उसमें से निकाल सकता हूँ, वो 3 चीज़ें माइक्रोमीटर से नहीं निकलती। मगर माइक्रोमीटर अब मुझे कोई बिलफ़र्ज़ मुझे कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें मेरे पास आपने अक्सर वो देखा है ड्रॉवर जो होते हैं, अब जो नए किस्म के ड्रॉवर्स आ रहे हैं, उसमें वो छोटी-छोटी बॉल्स डली हुई होती हैं, जो आपके ड्रॉवर को बाहर निकालने में और वापस अंदर पुश करने में हेल्प कर रही होती हैं, रोल करने के लिए। अब जस्ट सपोज़ मैंने अपना ड्रॉवर बनवा रहा था, मैं ड्रॉवर बना तो लिया मगर मुझे ये नहीं पता कि मैं इसके अंदर किस डायमीटर की या किस मेज़रमेंट की वो स्फेरिकल बॉल्स डालूँ। अब मेरे पास कैलकुलेशन के हिसाब से तो मेरे पास एक वैल्यू है कि भई मेरे पास ये वाली वैल्यू चलेगी। मैं अगर इस साइज़ की बॉल यूज़ करूँगा, तो मेरे पास चल जाएगी। मगर मैं उसे एक्चुअल हार्डवेयर पे किस तरह कंपेयर करके या एक्चुअल हार्डवेयर को किस तरह मिमिक करके मैं उसके अंदर पुट करूँ, तो वो करने के लिए हमारे पास ये माइक्रोमीटर यूज़ होता है, जिसमें मैं अपनी स्फेरिकल सरफेस की वैल्यू ले सकता हूँ। अच्छा, अब यही सेम स्फेरिकल मैं वर्नियर कैलिपर से भी वैल्यू ले सकता था, मगर वर्नियर कैलिपर से उस स्फेरिकल की प्रिसाइज़ वैल्यू नहीं आती। वो आपको देता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, जबकि माइक्रोमीटर देता है 3 डिजिट। सही है, ये फ़र्क है इसका खैर। अच्छा, आगे आते हैं इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से ये यूज़ होता है। तो भाई इस तरीके का कुछ होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर की इसकी कुछ यहाँ पे एब्रिविएशंस लिखी हुई हैं, इसके कुछ नाम लिखे हुए हैं कि किन-किन पार्ट्स को क्या-क्या कहते हैं। सही, अब खैर ये हार्डवेयर में होता तो मैं आप लोगों को डिटेल में इस्तेमाल करके समझाता, मगर अभी खैर हमारे पास यहाँ इमेज है, तो भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग बेहतर समझ सकें। अच्छा, इसके जो ये लोअर जॉस होते हैं ना, ये लोअर जॉस आप लोगों को बता रहे होते हैं कि मैं इस पार्ट पे मतलब इस जगह पे कोई भी चीज़ रख के उस चीज़ का आउटर डायमीटर या आउटर मेज़रमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। सही है? जो ये अपर जॉ है, उसमें मैं किसी भी चीज़ का इनर डाया या इनर मेज़रमेंट मेज़र कर सकता हूँ। अच्छा, ये कैसे करते हैं इसका प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को ऑनलाइन करके बताऊँगा। फिलहाल अभी सिर्फ़ थ्योरी के लिए समझ लो कि ये यूज़ किस तरीके से होता है। सही है, लोअर जॉ जो है वो मेरे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या किसी भी चीज़ का आउटर डाया या आउटर लेंथ मालूम करने के लिए यूज़ होता है। जो अपर जॉ है वो इनर डाया या इनर लेंथ मालूम करने के लिए यूज़ होता है। सही है? और ये मेरे पास एंड जो डेप्थ गेज है, वो डेप्थ गेज आप अच्छा ये माउस आप लोगों को मूव होता हुआ दिख रहा है या नहीं? जो मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पर। सर यस सर। यस सर। सही है। Yes, सर sir. अच्छा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो स्टार्ट। जी मैम, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकती हैं। अच्छा, मेरा माउस तो आप लोगों को नहीं नजर आ रहा होगा, आई एम गेसिंग। एक सेकंड नो मैम। मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप शेयर कर लें स्क्रीन। या श्योर। सर हाँ, पूछो। सर मुझे अपने फादर को लेने स्टेशन जाना है, तो मैं बोल रहा था कि अभी क्लास लीव करनी है, तो अटेंडेंस लगा देंगे आप? आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है चैट में? यस सर, मार्क कर दिए सर। वो एक बार रॉन्ग हो गई थी, फिर राइट करके मैंने लिख दिया था। सही है, ठीक है, मगर बाद में ये लेक्चर ऑनलाइन समझ लेना,
और फिर कोई इशू हो तो जी पूछ सर, लेना। वो तो लूंगा। जी जी ठीक है, जी सर, ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, वर्नियर कैलिपर्स के जो आप या तो इनर आप लेंथ मालूम कर सकते हैं, आउट इनर डायमीटर मालूम कर सकते हैं आप, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम कर सकते हैं, जैसे सर सिराज ने अभी बोला। तो आपके पास जो लोअर जॉज हैं वो आपके पास यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करने के लिए या किसी भी चीज़ का आउटर डायमीटर मालूम करने के लिए। आप लोगों ने ये किया हुआ ही होगा ऑलरेडी इंटर में। आपके पास इसमें आप ग्रैब करते हैं जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप इन जॉज में ग्रैब करते हैं और फिर आप स्क्रू से, लॉकिंग स्क्रू से आप इसको टाइट कर देते हैं ताकि वो लूज ना हो। आप लॉकिंग स्क्रू को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे कि वो अगर फॉर एग्जांपल ग्लास की चीज़ हो तो टूट ही जाए, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, लेकिन उसको इतना करेंगे कि वो फर्मली उसके जॉज में वो ग्रिप हो जाए। इसी तरह से अगर आप अपर जॉज में फॉर एग्जांपल आपने किसी ग्लास, फॉर एग्जांपल कोई ग्लास है उसका आपने इनर डायमीटर मालूम करना है, तो आप उसको ऐसे घुसाएंगे कि उसके जो ये वाले क्लिप्स के अंदर ये चला जाए, आपके पास वो ग्लास के अंदर चला जाए, तो आप उसका इनर डायामीटर मालूम कर सकते हैं। अगेन इसमें भी जब आप करेंगे तो आप लॉकिंग स्क्रू से इसको लॉक कर देंगे और फिर आप वर्नियर स्केल से और मेन स्केल से इसकी रीडिंग्स देखेंगे। अच्छा, इससे देखते कैसे मैं अभी बताती हूँ। इसके अलावा आपके पास होता है डेप्थ गेज। डेप्थ गेज आपके पास होता है किसी भी चीज़ की डेप्थ मालूम करने के लिए। आप उसको डिप कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पानी है तो आप उसको पानी में डिप कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास ये कितना डीप है ये। अच्छा, आप इसको मेजर किस तरह से करते हैं? इसके दो स्केल्स होते हैं। एक मेन स्केल होता है जो आपके पास फिक्स्ड होता है, वर्नियर स्केल के जो बड़े वाला आपके पास बार है उस पे आपके पास फिक्स होता है। उसके अलावा आपके पास होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल आपके पास वर्नियर स्केल आपके पास छोटा होता है, ये 10th ऑफ अ मिलीमीटर जो अभी सर बात करते हैं, ये हम उससे आप जो है वो मालूम करते हैं। इस पे जो लाइंस होती हैं वो 10, 20, 50 कितनी लाइंस होती हैं वो आपके पास वर्नियर स्केल की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। आपके पास जितने भी आपके पास आप ये मेजर किस तरह से करते हैं कि आपके पास वर्नियर स्केल और मेन स्केल की, फॉर एग्जांपल आपने इधर लाके कोई बॉल फिक्स कर दी है, सही है, आपके पास जिस पॉइंट पे वर्नियर स्केल पहले तो एक तो आपके पास मेन आपके पास वैल्यू आ गई 3 करके कुछ, सही है, राइट, लाइक फॉर दिस इट्स 3 पॉइंट आगे क्या है, तो आपके पास वर्नियर स्केल की, छोटे वाले स्केल की जो लाइन मेन स्केल पे आपके पास बेस्ट इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर मेजरमेंट, सही है। इसके अलावा इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं कि आपके पास लाइक इसके भी कोई टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो एक टर्मिनोलॉजी आपके पास होती है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपके पास होती है आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या आप ले सकते हैं यूजिंग योर मेन स्केल, वो डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी ये नंबर ऑफ आप कितने आपके पास इसमें लाइंस हैं वर्नियर स्केल में। लाइक मैंने अभी बोला कि ये 20, 30, 50 इस तरह से ये हो सकती हैं। ओके, आप जो टोटल रीडिंग लेंगे वो आपके पास, जो मैंने अभी बोला कि आपके पास मेन स्केल और वर्नियर, एक तो आपके पास मेन रीडिंग है, फॉर एग्जांपल ये 3 है, सही है ना, आपके पास वर्नियर स्केल पे है, वर्नियर स्केल और ये इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं उसमें आपके पास फॉर एग्जांपल ये 3 आ रहा है बीच में। उसके अलावा जो आपके पास स्मॉल, जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो आपके पास होता है कि आपके पास कौन सी लाइन है जो आपके पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल की आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स पूरी एक ही लाइन में आ रही हैं। वो इन, अगर फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखें तो वो ये वाली लाइन है, तो ये हो जाएगा इन दिस केस 3.4, सही है। अच्छा, आपके पास
ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इसके पूरे जॉस को बिल्कुल क्लोज करते हैं, आइडियली होना क्या चाहिए, आइडियली होना ये चाहिए कि आपके पास वर्नियर स्केल का जो जीरो है और आपके पास मेन स्केल का जो जीरो है, जब ये दोनों बंद हों तो ये आपस में जो है वो ओवरलैप कर रहे हों, आइडियली ये होना चाहिए। बट इन केस ऑफ एन एरर ऐसे नहीं होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जीरो एरर निकालते हैं। जीरो एरर आपके पास क्या होता है कि आपके पास मतलब इनिशियल एरर कितना था, अगर आपके पास ऑलरेडी एरर मौजूद था, ऑलरेडी ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे थे, इस तरह से नहीं आ रही थी रीडिंग, तो आपके पास कोई ना कोई एरर आएगा मेजरमेंट में आपका। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसे आ जाता है कि वर्नियर स्केल का जीरो आगे है, लाइक राइट हैंड साइड पर है कंपेयर टू मेन स्केल के, तो वो आपके पास कहलाता है पॉजिटिव एरर। उसमें आपके पास एरर कितना है वो आप करते हैं, अगेन आपके पास कंप्लीटली क्लोज होनी चाहिए जॉस, और फिर आप दोबारा से देखते हैं कि आपके पास कौन सी वर्नियर स्केल और मेन स्केल की लाइंस ओवरलैप कर रही हैं। इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल ये है 3 पे, दोनों 3 जो है वो दोनों की ओवरलैप कर रही है, तो आपका जो एरर हो गया वो हो गया 0.03 सेंटीमीटर। सही है, क्योंकि वर्नियर स्केल की मिनिमम जो है वो आपके पास वो है सेंटीमीटर में है आपके पास। इसी तरह से अगर आपके पास आपका वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पहले है, दैट मीन्स कि वो लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया है, तब आप जो फाइंड करते हैं उसमें आप कौन सा डिवीजन ओवरलैप हो रहा है उसको आप 10 में से माइनस करेंगे, या जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हैं फॉर योर वर्नियर स्केल उससे आप माइनस करेंगे। तो इन दिस केस अगर 6 पे ओवरलैप हो रहा है तो 6 माइनस 4 विल बी 0.04 का 0.04 सेंटीमीटर का एरर आपके पास। अच्छा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास जो करेक्टेड रीडिंग है वो आप लेंगे, और जो भी आपके पास टोटल रीडिंग आई है, अगर आपके पास पॉजिटिव एरर है यानी कि अगर ये राइट पे शिफ्ट हुआ है तो आप टोटल रीडिंग में से एरर की रीडिंग माइनस कर देंगे, और अगर आपके पास नेगेटिव जीरो एरर है तो आप टोटल रीडिंग में एरर की रीडिंग ऐड कर देंगे। सही है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बेसिकली एक लॉस हो रहा है, नेगेटिव एरर में आपके पास एक लॉस हो रहा है मेजरमेंट का, तो आप जब भी उसको फिर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये अभी लैब में आपने करना क्या है ये आपको सर सिराज एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, अभी आपको सर सिराज ने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का डिटेल्स बताई हैं। आपको अभी सर सिराज ने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की डिटेल्स बताई हैं, आपको काफ़ी हद तक बताया है, आप लोग ने भी जवाब दिया है कि किस लिए यूज़ होता है, तो वही कि आपके पास इसको ये यूज़ होता है बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए। इसमें आप इसको फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, आपके पास एक तो फिक्स्ड एंड होता है इस स्क्रू गेज का, और साथ में आपके पास एक मूवेबल फ्रेम होता है, इसके हिसाब से आप अपने डायमीटर को मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमीटर को आप मेजर करने के लिए इसको आप इधर फंसाएंगे बेसिकली, इधर फॉर एग्जांपल लेट्स से इट्स अ बॉल, तो आपके पास ये स्क्रू के थ्रू आप इसको करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इसमें भी एक मेन स्केल होता है, और एक आपके पास इसमें आपके पास वर्नियर स्केल नहीं होता, इसमें आपके पास सर्कुलर स्केल होता है, इसमें भी वही होता है कि ओवरलैपिंग वाली चीज़। सही है, और इसके अलावा आपके पास जो रैचेट होता है वो आपके पास इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा टाइट ना कर दें कि वो चीज़ ही आपकी टूट जाए। अच्छा, आपके पास स्क्रू गेज में जो आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप मेजर करते हैं वो आपके पास होती है पिच। पिच बेसिकली क्या होती है, ये आपका मेन स्केल है। अच्छा, ये भी पूरा लाइक ये लीनियर होता है, ये सर्कुलर नहीं होता, ये वाला आपके पास स्केल आपके पास लाइक
ये पूरा गोल जो है वो इसको कवर कर रहा है ये स्केल। आपके पास जो मेन स्केल है वो लंबा सा होता है, लेकिन इसमें तो बहुत ही छोटा सा नजर आ रहा है बिकॉज इट इज ओवरलैपिंग। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज ऑफ कोर्स कितना बड़ा है। तो आपके पास आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है मेन स्केल पे, लाइक आपका मेन स्केल आपका कितना आगे गया है या कितना पीछे है आपका मेन स्केल, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस कि आपने कितना घुमाया है आपने सर्कुलर स्केल को, आपने इस वाले स्केल को कितना ज़्यादा घुमाया है, उससे आप पिच निकालते हैं। लीस्ट काउंट आपके पास इसमें जो होती है, दूसरे वाले में वर्नियर स्केल में हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंट था, इस वाले में आपके पास जो लीस्ट काउंट इज सर्कुलर स्केल में कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स अवेलेबल हैं आपके पास। जैसे हमने पहले देखा कि उसमें भी हमारे वर्नियर स्केल में हमारे पास 10, 20, 50 होती हैं, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। तो आपके पर्टिकुलर जो आपके हाथ में है उसकी क्या है, उसमें आपके पास कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, वो उसको जब आप पिच से डिवाइड करेंगे तब आपके पास लीस्ट काउंट निकल आएगा कि आप मिनिमम कितना काउंट कर सकते हैं अपने स्क्रू गेज से। अच्छा, अगेन टोटल रीडिंग आपके पास जो होगी वो आपके पास डिपेंड करती है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है आपने मेन स्केल में कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे अभी उसमें हमने देखा था कि 3, 4 इस तरह से था, और उसके बाद आपके पास मेन स्केल से कौन सा एरिया ओवरलैप कर रहा है फॉर योर वर्नियर स्केल, फॉर योर सर्कुलर स्केल, वो आपको फ्रैक्शनल पार्ट देगा। तो दोनों की कंबाइंड रीडिंग आपके पास होती है, आपकी कंबाइंड रीडिंग आपके पास टोटल रीडिंग होती है। मेन स्केल की रीडिंग, कि मेन स्केल में लीनियर जो आपके पास स्केल है, हॉरिजॉन्टल आपके पास जो स्केल है, इसमें आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और फिर आपके पास सर्कुलर स्केल में क्या वैल्यू है, वो आप वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आपके पास जो ओवरलैप कर रहा है मेन स्केल से, वो आपके पास बेस्ट ओवरलैप कर रहा है, वो आपके पास वैल्यू होगी अपने फ्रैक्शनल पार्ट की। अच्छा, अगेन आपके पास जीरो एरर जो होता है आपके पास, जब आप कंप्लीटली क्लोज कर रहे हैं इसको, तो आपके पास जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो बिल्कुल लाइन पे आ रहा होना चाहिए मेन स्केल की जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके साथ। अगर वो नहीं आ रहा है तो देयर इज अ जीरो एरर, जब ये बिल्कुल बंद है। सही है। तो अगेन आपके पास या तो आपके पास नेगेटिव जीरो एरर होगा या आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा। नेगेटिव जीरो एरर में वही आपके पास या तो ऊपर नीचे मूव हुए हुए होते हैं उसके हिसाब से। अगर आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर है तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर आपके पास नेगेटिव जीरो एरर है तो आप उसको ऐड कर देंगे। सही है। अच्छा, मैम, ये एक और जब है अप होगा तो पॉजिटिव होगा? जी। ये जब सर्कुलर स्केल की रीडिंग मेन स्केल से अप होगी तो पॉजिटिव एरर होगा, और जब डाउन होगी तो नेगेटिव होगा, जीरो एरर। आपके पास जब नीचे होगी तो पॉजिटिव होगा, जब ऊपर होगी तो आपके पास नेगेटिव होगा। यहाँ पे अगर आपके पास जब बिल्कुल बंद हुआ है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तब आपके पास अगर जीरो की वैल्यू नीचे है तो वो पॉजिटिव है, ऊपर है तो वो नेगेटिव है। सर सिराज, आगे का आज की लैब में इन्होंने करना क्या है वो आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, मैं इन्हें बता देता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को उसमें एडअप कर देता हूँ। अच्छा, मैम ने काफ़ी हद तक चीज़ें आपको ये वर्नियर कैलिपर की बता दी। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूँ वो ये है कि ये स्लाइडिंग स्क्रू जो है ना, मुझे कोई बता सकते हैं स्लाइडिंग स्क्रू का मकसद क्या है? मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या वजह है इसकी?
मैं आप लोगों में से ही पूछ रहा हूँ, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ये स्लाइडिंग स्क्रू का मकसद क्या है यहाँ पे? वर्नियर स्केल को आगे पीछे करेगा। नहीं तो मैं किसी जॉ से मूव कर सकता था, मैं किसी भी पार्ट से रख के इसको मूव कर सकता था, ये स्लाइडिंग स्क्रू ही क्यों गिवन है? सर क्योंकि ऐसे स्मूथली मूव होगा आगे पीछे। भाई सर हमें डेप्थ ऑफ वेसल फाइंड करनी होती है। नहीं देखो, जब हमें किसी भी पार्ट की मेजरमेंट लेनी होती है ना, तो वर्नियर कैलिपर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये कि अगर मैंने इसे ज़रा सा भी मिस ऑपरेट किया, तो जितने भी किस्म के एरर्स मिसने बताया ना, वो एरर जनरेट हो सकते हैं इसके अंदर। अब एक चीज़ है, मैं जस्ट सपोज़ मैं एक आम मिसाल देता हूँ कि एक चीज़ है, मैंने अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज़ के लिए मैंने परचेज़ कर ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं यही चाहूँगा ना कि वो अच्छी चले, लॉन्ग टर्म तक चले, मैं इसे ध्यान से यूज़ करूँ। तो मुझे उसे लॉन्ग टर्म चलाने के लिए उसे उतनी ही एहतियात से यूज़ भी करना पड़ेगा। अगर मैं इसे किसी जॉ से मूव कर रहा हूँ या मैंने ऐसे ही लॉकिंग स्क्रू से वर्नियर स्केल को मूव करना शुरू कर दिया या किसी भी पार्ट से मूव करना शुरू कर दिया, तो उसमें एरर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। जब एरर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मुझे हर मेजरमेंट से पहले उसका एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई ये 0 से कितना डिस्टेंस पर है, पहले चला गया, आगे हो गया, जो भी इसकी प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी वो मुझे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, देन अपनी फाइनल रीडिंग में ऐड करूंगा, फिर कहीं जाके मेरी एक टोटल रीडिंग जनरेट होगी। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए और अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए इसमें इस चीज़ में एक स्लाइडिंग स्क्रू गिवन है कि आपको जब भी अपने वर्नियर स्केल को मूव करना है, तो वर्नियर स्केल जो है वो डायरेक्टली इस स्लाइडिंग स्क्रू से अटैच्ड है। तो जब भी मुझे कोई भी मेजरमेंट लेनी होती है, तो मैं स्लाइडिंग स्क्रू को मूव करता हूँ, बीच में अपना पार्ट जो भी मैंने होता है लोअर जॉ में या अपर जॉ में फिक्स करना होता है फिक्स करता हूँ, देन वापस स्लाइडिंग स्क्रू को उसकी तरफ फिट करता हूँ और फिर ऊपर से लॉकिंग स्क्रू मूव कर देता हूँ। लॉकिंग स्क्रू की जो इसकी वजह है यहाँ पे होने की, वो मैम ने आपको बताई कि हम जब भी कोई पार्ट को इन जॉस में फिक्स करते हैं या डेप्थ मेजर कर रहे होते हैं, तो जिस पॉइंट पे हमें मेजरमेंट लेनी होती है, वहां पे हम अपना ये स्क्रू टाइट कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि जस्ट सपोज मैं किसी वर्क बेंच पे खड़ा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और काम करने के दौरान मैंने एक पार्ट की मेजरमेंट लेनी थी, मैंने मेजरमेंट के लिए उस पार्ट को इन जॉस में फिक्स किया और अचानक से कोई झटका लग गया, किसी का हाथ लग गया, या मैं काम कर रहा था, मैंने एक रीडिंग ली थी, दूसरी मेरी लेनी बाकी थी और गलती में वो पीस जो है वो जॉ में से स्लिप होके ज़मीन पे गिर गया। अब मुझे दोबारा उस पीस को फिक्स करने के लिए मैं दोबारा स्लाइडिंग स्क्रू से मूव करूँगा, देन मैं पीस फिक्स करूँगा, देन दोबारा उसे अपनी जगह पे लेके आऊँगा, देन दोबारा मेजरमेंट्स लूँगा सारी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चेंजेस हो आ जाती हैं। तो उन सारी मुश्किलात से बचने के लिए यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू गिवन है। सही है, हम अच्छा एक चीज़ मेरे ख्याल में और है, अच्छा इसमें 2 चीज़ें होती हैं जो मैम ने आपको बताई कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो उसकी मेजरमेंट के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि मेन स्केल पे क्या रीडिंग आई, देन हम वर्नियर स्केल की रीडिंग चेक करते हैं एंड लास्ट में हमारा एक जो ये लीस्ट काउंट की मेजरमेंट होती है। अच्छा, लीस्ट काउंट का सबको पता है कि लीस्ट काउंट जो है वो आपको बता रहा होता है कि आप इस इक्विपमेंट से सबसे छोटी रीडिंग कितनी ले सकते हैं। मतलब वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट 1 में होगी, 0.01 में होगी, 0.001 में होगी। मतलब डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स में कितने डिजिट्स में मैं इसमें रीडिंग ले सकता हूँ, मतलब कितनी प्रिसाइज है मेरी वैल्यू। तो ये एक्चुअली प्रिसिशन जो है वो लीस्ट काउंट से पता चल रही होती है। अच्छा, इसकी प्रिसिशन हम मालूम कर सकते हैं ऑब्वियसली, ये 0 से लेके 10 तक हो सकता है, मतलब ये 10 तक ही होता है। आपका जो वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स है ना, मतलब ये 0 से लेके 10 तक तो थे, वो 20, 50 कुछ भी हो सकते हैं। तो जितने आपके हाथ में, मतलब आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, उसके जितने डिविजन्स हों, उस हिसाब से आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अलग होगा। सही है। अच्छा, इसकी अक्सर ऐसा होता है कि हमें ये लीस्ट काउंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट हम परचेज़ करते हैं या जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे उसका लीस्ट काउंट पहले से उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेंशन्ड होता है। तो ये ख़ैर एक तरीका है निकालने का कि अगर मेंशन ना हो, अगर वैसे तो नॉर्मली होता है, तो हमें ये निकालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सही है। अच्छा, ये मुझे एक कोई बता सकता है कि अगर मैं इस इमेज पर आऊँ, तो इस इमेज में मेन स्केल की रीडिंग क्या है और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है? पहले मुझे मेन स्केल की बता दो। सर 3 है। कैसे?
क्यों? मैम ने तो सपोज करवाया था, तुम लोगों ने 3 मान लिया। सर वो वर्नियर वर्नियर स्केल के में वर्स स्केल के बीच में आ रहा है, मतलब सर सेंटर में नहीं, वही आ रही है वैल्यू। ऐसी तो कोई जीरो, बात नहीं। वर्नियर स्केल में 0 के बाद जो आ रहा है वो है। तुम लोगों ने इंटर में वाकई ये वर्नियर कैलिपर पढ़ा है या बस ऐसे ही पास होके निकल आए हो? सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, इस इमेज में जो सामने इमेज आप लोगों को शो हो रही है, इसमें मेन स्केल की रीडिंग क्या है? कैसे मेजर करूंगा मेन स्केल की रीडिंग क्या आ रही है? सर 3.4। 3.4? कैसे आपने ये गेस किया कि 3.4 होनी चाहिए? क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों रीडिंग। नहीं, मैं एक सवाल दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने सबने इंटर में कुछ पढ़ा है या बस एक एक पर्चे जेब में डाल के ले गए? सीरियसली पूछ रहा हूँ। ये मैं अगर मेरे सामने बैठे होते ना तो मैं तो लाजमी पूछता भाई। वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल की रीडिंग तब पता चलती है जब आपका वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर स्केल का 0 जो है, उस 0 से पहले जो भी वैल्यू आ रही है वो आपकी मेन स्केल की वैल्यू होती है। वर्नियर स्केल में 0 से 10 तक नीचे वैल्यू है ना, उसमें 0 से पहले जो वैल्यू आ रही होती है वो आपके मेन स्केल की होती है। तो इसमें मेरी वैल्यू क्या हुई मेन स्केल की? 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5 और 6। तो मेरी मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पे हुई 2.6। अब अगर ये 0, ये वाले 0 की जो लाइन है ना, वो थोड़ी सी आगे हो जाती, थोड़ी सी राइट साइड की तरफ हो जाती, थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ हो जाती, तब भी मेरी मेन स्केल की रीडिंग 2.6 होती। हाँ, अगर ये 0 की जो लाइन है ना, वो ऊपर वाली लाइनों में से कहीं आगे, किसी ऊपर वाली लाइन में से किसी भी लाइन से आगे या पीछे चली जाती, तब मेरी रीडिंग चेंज हो जाती। जस्ट सपोज मेरे नीचे वाली वर्नियर स्केल की जो 0 की जो लाइन है ना, वो मेन स्केल के ये वाली लाइन से आगे निकल जाए, जहां पे भी मेरा एरो, मेरा माउस है, उस लाइन से अगर आगे निकल जाए, राइट साइड की तरफ निकल जाए, तब मेरी वैल्यू हो जाएगी 2.7। और अगर ये वाली लाइन लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए तो मेरी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 2.5। वो ये सर चीजें, अगर बराबर हाँ सर ये अगर कोइंसाइड कर जाए, कॉन्साइड कर जाए, तब भी मैं वही वैल्यू लूंगा जहां पे ये कॉन्साइड कर रही है। सही है। अगर ये नीचे वाला जो 0 है, अगर वो 2.5 वाली लाइन पे कंसाइड कर जाए, 2.6 पे कर जाए, तब मैं 2.6 लूंगा या 2.5 लूंगा, जिस पे कंसाइड हो रहा है वो वाली वैल्यू ले लूंगा। सही है। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपकी वर्नियर स्केल की कोई भी लाइन जो है वो मेन स्केल की 2 लाइनों के साथ कंसाइड हो रही हो। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, एक ही से हो रही होती है। अगर वो 0 से ही हो रही है, मतलब जस्ट सपोज मेरा नीचे वाला जो 0 है वो बिल्कुल एक्यूरेटली 2.6 पे आ रहा है, तो मेरी मेन स्केल की रीडिंग तो 2.6 हो जाएगी, मेरी वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो 0 ही रहेगी, क्योंकि 2 नहीं हो सकते कभी भी। ये आपको बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ता है, 2 कभी भी नहीं हो सकते, हमेशा 1 होगी। अच्छा, अब तो ये तो आप लोगों को पता है कि ये वाली लाइन कंसाइड हो रही है, तो अब मुझे बता सकता है कि वर्नियर स्केल की, कोई बता दे वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो क्या होगी? सेवन। चलो, पहला जवाब सही आया। सही है, क्योंकि वर्नियर स्केल में मेरे पास 7th वाली जो वैल्यू है वो ऊपर वाली मेन स्केल की रीडिंग के साथ कंसाइड हो रही है। तो नीचे मेरी जो वर्नियर स्केल की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी, ऊपर वाली मेरे पास 2.6 आ गई और ये वाली वैल्यू 7 आ गई। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, तो मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। यही वाला, यही सेम आईडी होगी, यही पासवर्ड होगा, इसी से कनेक्ट हो जाना। आप लोग हो जाओ। मेरी ये रिकॉर्डिंग होगी तो 5-10 मिनट उसमें वेस्ट होंगे, देन मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, फिर आगे का समझाता हूँ।